की जगह हमारा क्या आ गया 49 आ गया इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपनी जगह आ गया प्लस 2ab। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ए बी की जगह उसकी वैल्यू फुट कर लेनी है। तो ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 10 है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी की वैल्यू क्या है, वो 10 है। सो हो जाएगा 49 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अपनी जगह आ गया फार्मूला का, और 10 कहाँ से आ गया, 10 हमें क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई थी। तो ये हो गया 49 अपनी जगह आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपनी जगह आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान नेवी सेलर्स टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 13 जुलाई 2026 को डिटेल्स के साथ कवर करेंगे। आज 13 जुलाई है और ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 बजे। शायद आपके पास 6 बजे तक ये वीडियो अपलोड हो जाए। ये रियल एक्सपीरियंस से कोई भी एमसीक्यूज़ में अपने आप से ऐड नहीं करता। ये वो बच्चे हैं जो टेस्ट दे के आते हैं, हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करते थे, हम आपके साथ शेयर कर देते। एमसीक्यूज़ को वॉच कीजिएगा और इससे अपने जहन में एक आइडिया लगा ले कि आपके पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। सो चले आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर फर्स्ट इज लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया इज। सो वैसे अगर मैं इस मैप को थोड़ा सा जूम कर लूँ तो यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस कौन सा है अकॉर्डिंग टू एरिया। तो ये देख ले आपके पाकिस्तान का पूरा एक मैप है। तो यहाँ पर आप देख ले ये आपका बलूचिस्तान है। तो बलूचिस्तान को देख लिए ज़रा, ये सबसे बड़ा प्रोविंस है कि नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा बलूचिस्तान। एरिया के लिहाज से सबसे जो बड़ा प्रोविंस है वो कौन सा है, वो बलूचिस्तान। फिर सेकंड लार्जेस्ट अगर आपसे पूछा जाए तो फिर वो पंजाब। थर्ड लार्जेस्ट सिंध है एंड लास्ट में सबसे छोटा जो है वो यहाँ पर आ जाता है केपी के। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू एरिया हमने देख लिया कि वो बलूचिस्तान है, लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन देख ले, क्योंकि जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो पंजाब, यानी पंजाब की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो होगा ऑप्शन डी, यानी बलूचिस्तान जो है ये सबसे बड़ा प्रोविंस है। अच्छा, यहाँ पर हम इसके कैपिटल सिटीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो अगर हम पंजाब की कैपिटल सिटी की बात करें तो वो आपका है लाहौर। अगर हम केपी की बात करें तो केपी का कौन सा है, वो है पेशावर। सिंध की है सिटी ऑफ लाइट्स यानी कराची। एंड बलूचिस्तान की जो कैपिटल सिटी है वो है क्वेटा। नंबर 2 इज मेन क्रॉप ऑफ पंजाब। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान का कैश क्रॉप कौन सा। कैश क्रॉप मीन जिससे वो पैसे कमाता, यानी जिससे बहुत ज़्यादा पैसे कमाता, उसको एक्सपोर्ट करता, सो वो कॉटन है। लेकिन यहाँ पर पंजाब का पूछा जा रहा है। तो पंजाब का जो मेन क्रॉप है जिससे वो पैसे कमाता है वो है गंदम यानी वीट। इसी तरीके से अगर हम सिंध की बात करें, सिंध के बारे में पूछ लिया जाता है। सर सिंध की जो कैश क्रॉप है या फिर जो वहाँ का मेन क्रॉप है वो क्या है, वो है राइस यानी चावल। अच्छा, मेजर क्रॉप्स यहाँ पर लिखा गया है, इस टेबल को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। पाकिस्तान के जो मेजर क्रॉप्स है वो कितने हैं, वो 5 है। कौन कौन से हैं, इसमें वीट है जो पंजाब का है, फिर कॉटन है, राइस, शुगर केन एंड मेज। लेकिन कैश क्रॉप कौन सा है सबसे ज़्यादा, वो कॉटन है, देन वीट है। तो 5 मेजर क्रॉप्स ये भी आपको याद होने चाहिए। एमसीक्यू नंबर 3 इज विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज नोन एज सिटी ऑफ लाइट्स। तो सिटी ऑफ लाइट्स कहाँ जाता है, कराची को। अच्छा, यहाँ पर अगर हम मुल्तान की बात करें तो सिटी ऑफ सेंट्स। सेंट्स कहते हैं औलिया को, यानी औलिया का जो शहर है वो मुल्तान है। लाहौर को आई थिंक सो सिटी ऑफ फर्ट्स कहा जाता है एंड पेशावर को कहा जाता है सिटी ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पर हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि, अच्छा, लाहौर को कहा जाता है कानों का शहर, कराची हो गया सिटी ऑफ लाइट्स, मुल्तान हो गया सिटी ऑफ सेंट्स, क्विटा हो गया फलों का शहर। सिटी ऑफ फ्रूट्स जो है वो क्विटा है। यहाँ पर सरगोदा को देख ले, कीनवो यानी सिटी ऑफ ऑरेंज वो सरगोदा है। अगर हम बहावलपुर की बात करें तो नवाबों का शहर, यानी हम कह सकते हैं कि नवाबों को रईस के लिए, रईस तो उर्दू का लफ्ज़ इस टाइम मेरे जहन में नहीं आ रहा। फैसलाबाद क्या है, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। रावलपिंडी है सिटी ऑफ आर्मी। पेशावर जो है फूलों का शहर है। चमन तिजारत यानी सिटी ऑफ ट्रेड्स।
गुजरात जो है पहलवानों का, यानी सिटी ऑफ आप बॉक्सर्स कह सकते हैं, एंड सियालकोट इज द सिटी ऑफ और नेशनल पोर्ट यानी अलामा इकबाल। से चीज़ें मैंने आपको सारी डिटेल्स के साथ पढ़ा दी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोल्डेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की वो सिटी जहाँ पर टेम्परेचर सबसे कम है तो वो स्कर्दू है, जबकि पाकिस्तान की वो सिटी जहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है वो जैकबाबाद है। जैकबाबाद में हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है और गर्मियों में टेम्परेचर कम से कम 52 से लेके 56 तक पहुंच जाता है। तो जैकबाबाद सबसे गर्म, जबकि स्कर्दू में टेम्परेचर माइनस में होता है। सो दैट्स व्हाई कोल्डेस्ट प्लेस स्कर्दू एंड हॉटेस्ट प्लेट वो जैकबाबाद है। स्क्रीन नंबर 5 इज टर्म्स ऑफ नेशनल असेंबली इज ब्लैंक ये। अच्छा, नेशनल असेंबली क्या होती है? जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, नेशनल स्पीकर्स चूज किए जाते हैं। अब पाकिस्तान में सीन क्या है? पाकिस्तान में तमाम जो स्केल की ताकत होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, और हर प्राइम मिनिस्टर कितने साल गुजारता है? 5 ईयर्स वो गुजारता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वो होगा ऑप्शन डी। अच्छा, यहाँ पर मैंने कंपोजिशन की पिक्चर ऐड की हुई है जो हमारे निहायत इम्पोर्टेंट है। ये पूछ लिया जाता है पेपर में, बाज़ औक़ात इससे एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। हम टोटल स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट। फेडरल कैपिटल को आप छोड़ दीजिए कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। नेशनल असेंबली में टोटल सीट्स कितने हैं? वो 342 हैं। ये याद हो गया। इससे पहले 336 इसको काउंट किया जाता था। इसमें पंजाब के लिए जो जनरल सीट्स है यानी मेल के लिए वो 148 है, जबकि इसमें 35 फीमेल के लिए। तो पंजाब के लिए टोटल कितने सीट्स है? वो 183 हैं। ये भी क्लियर हो गया। फिर उसके बाद बारी आ जाती है सिंध की। तो सिंध में मेल के लिए 61 है, फीमेल के लिए 14 है। टोटल कितने हो गए? 75। फिर बात आ जाती है केपीके की। केपीके की टोटल जो सीट्स है मेल के लिए वो 35 है और फीमेल के लिए 8 हैं। तो टोटल हो गए 43। बलूचिस्तान के लिए 14 मेल के लिए एंड 3 इसमें फीमेल के लिए। तो यहाँ पर हो गए 17। अच्छा, फाटा को वैसे केपीके में शामिल किया गया है, तो इसको अगर हम केपीके के साथ ऐड कर ले से हो जाएगा 47 से हो गए टोटल 12। तो टोटल हमारे पास कितने आ गए? वो हो गए 342। इसके अपने पास एक पिक्चर सेव कर ले, ये नहायत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ a प्लस b इज इक्वल टू 7 एंड a b इज इक्वल टू 10 फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है और ये मैंने सोल्व भी किया है आप लोगों के लिए ताकि हमें आसानी हो सके। हमें दो चीज़ें तो गिवन है। एक a प्लस बी दिया गया है जिसकी वैल्यू क्या है? वो 7 है, और ए भी दिया गया है जिसकी वैल्यू 10 है, और हमने फाइंड क्या करना है? वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना हो। तो इसको हम सिंपल यहाँ इस चीज़ से सॉल्व कर लेंगे ताकि आपको आसान हो जाए। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमारे पास है ए प्लस बी स्क्वायर, हमारे पास यानी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस क्वेश्चन में क्या किया गया है? ए प्लस बी भी गिवन है और 2ab भी गिवन है। हमने फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। तो हम क्या करेंगे? बारी बारी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन में ए प्लस बी की वैल्यू क्या आती है? अच्छा, मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूँ ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। ए प्लस बी की जो वैल्यू थी वो 7 थी और ए बी की जो वैल्यू थी वो 10 थी। अब ए प्लस बी आप फॉर्मूला में देख ले, ए प्लस बी के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम ए प्लस बी स्क्वायर लिख लेंगे, जबकि ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो 7 है। सो 7 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब आप जब 7 का स्क्वायर लेते हैं, 7 का स्क्वायर से मुराद ये है कि हमने 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आ गया 49। तो ए प्लस बी स्क्वायर की जगह हमारा क्या आ गया? 49 आ गया, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपनी जगह आ गया प्लस 2ab। अब यहाँ पर हमने क्या करना है? ए बी की जगह उसकी वैल्यू फुट कर लेनी है। तो ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है? वो 10 है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी की वैल्यू क्या है? वो 10 है। सो हो जाएगा 49 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अपनी जगह आ गया फार्मूला का, और 10 कहाँ से आ गया? 10 हमें क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई थी। तो ये हो गया 49 अपनी जगह आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपनी जगह आ गया, और 20 कहाँ से? 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये आ जाएगा 20। अब हमने वैल्यू किस चीज़ की फाइंड करनी है? आप मुझे ये बता दें। सर हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ हम क्या करेंगे? 20 को सेकंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे। सो इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो जब हम 20 को सेकंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर
20 के सामने प्लस है, तो जब आप एक साइड से दूसरी साइड पर वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो जब भी हम वैल्यू को एक साइड से दूसरी साइड में चेंज करेंगे तो उसका जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस से दूसरी साइड पर जाके माइनस में हो जाएगा। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 49 माइनस 20। माइनस क्यों हो गया? क्योंकि हमने 20 को दूसरी साइड पर शिफ्ट किया था। तो अब 49 में से 20 को निकालते हैं 29। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है वो हमें गिवन है, कहाँ पर? ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, शायद आज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन आराम से देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? टू नंबर्स हैव अ सम ऑफ 15 एंड अ डिफरेंस ऑफ 5, व्हाट आर दीज नंबर्स? यानी हमारे पास दो नंबर्स है, वो हमें बतानी है। अगर उन दोनों को हम ऐड करें तो 15 आता है, लेकिन अगर उसको माइनस करें, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। अगर उसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 5। सो अब आप ये देख ले, अगर हम 10 और 5 को आपस में ऐड करें तो क्या आता है? 15 आता है। और अगर हम 10 में से 5 को माइनस कर ले फिर क्या आता है? फिर 5 आता है। सो दैट्स व्हाई हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए में है। एमसीक्यू नंबर 8 इज एसआई यूनिट ऑफ करंट। अच्छा बेटा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था सिलेबस में कि हमने फिजिक्स को भी डिटेल्स के साथ पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर करंट का ऐसा यूनिट पूछा गया है जो है एम्पेयर, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अगर हम वोल्ट की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस आप जानते होंगे, वोल्ट उसका एसआई यूनिट है। अगर हम जाउल की बात करें तो वर्क का जो एसआई यूनिट है वो आपका जाउल है। अगर हम वोल्ट की बात करें तो वोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। अब यहाँ पर मैंने 7 बेस यूनिट्स क्यों ऐड किए? ये मैंने इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि पेपर में आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम जूम कर लेते हैं। अच्छा, इससे एक एमसीक्यूज ये भी आता है कि कौन सा बेस यूनिट है, कौन सा डिराइव्ड यूनिट है। 7 यूनिट्स आपको पता लग गया कितने हैं? ये आपके 7 है। सबसे पहले टाइम है, टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो सेकंड है। फिर लेंथ है, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर है। अब मेस का किलोग्राम है। करंट का एम्पेयर है। टेम्परेचर का केल्विन है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है। एंड लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडल है। तो ये हमारे 7 बेस यूनिट्स है। इसके अलावा 22 डिराइव्ड यूनिट्स है, वो भी आपने याद करने हैं। एमसीक्यू नंबर 9 इज हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव। अच्छा, फिजिक्स वैसे मेरा सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन मैं आपके लिए फिर भी मेहनत करता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। तो इसको हम यहाँ पर समझेंगे इस डायग्राम से। पहले क्वेश्चन का मतलब क्या है कि किसी भी ट्रांसवर्स वेव का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? जो बड़ा वाला पॉइंट है, ए के लिए आपके जो ऊपर है वो क्या कहलाता? तो इसको हम जूम कर लेते हैं। यहाँ पर देख लिए, ये आपका एक ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव है। तो यहाँ पर आप देख ले, ये वेव हमेशा ऐसे मूव करेगा। ठीक है, वेव ऐसे स्ट्रेट लाइन में कभी भी मूव नहीं करता। सो ये हाईएस्ट पॉइंट है। सो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर क्या लिखा गया है? हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर लिखा गया है क्रेस्ट। अच्छा, सो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया क्रेस्ट। अब बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन आ जाता है कि किसी भी वेव का जो लोवेस्ट पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है? तो लोवेस्ट पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, किसी भी वेव का जो लोवेस्ट पॉइंट होता है वो कहलाता है ट्रफ। सो हाईएस्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा क्रेस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा ट्रफ। अब वेवलेंथ क्या होता है? सो दो क्रेस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट इज नोन एज वेवलेंथ। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, यानी क्रेस्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 10 है स्पीड ऑफ अ वेव डिपेंड्स ऑन। स्पीड ऑफ वेव जो है ये इलास्टिसिटी, डेंसिटी एंड टेम्परेचर यानी प्रॉपर्टीज ऑफ अ मीडियम पर डिपेंड करता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। एमसीक्यू नंबर 11 है स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। तो यहाँ पर ये जो तीन आपको दिए गए ना स्टेट्स ऑफ मैटर है। अब स्पीड ऑफ साउंड मैंने को पहले बताया कि प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम इस टेबल से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा कहाँ पर है? सबसे ज्यादा सॉलिड्स में। तो सॉलिड्स में भी फिर चीजें दी गई हैं कि किस में सबसे ज्यादा है, किस में सबसे कम। फिर सॉलिड्स के बाद लिक्विड में है, फिर लास्ट में गैसेस में। तो स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा सॉलिड में होगा, देन लिक्विड्स में होगा, देन आपके लास्ट में गैसेस में होगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है। और यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है,
कि पहले सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम होगा सॉलिड में, देन लिक्विड में, देन गैस में। एमसीक्यू नंबर 12 इज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन। अच्छा, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, डेफिनेशन अपने पास लिख ले। द एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, यानी आप हरकत कर रहे हैं, हरकत की वजह से आपकी बॉडी में जोन सी भी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास, इसे हम सिंपल के ई लिखते हैं और ये हमारे पास हाफ एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर के बराबर होता है। तो एम क्या है, एम मेस एंड वी वेलोसिटी है। तो यहाँ पर मेस और वेलोसिटी दोनों गिवन है। सो दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी बोथ एम बी यानी मेस एंड वेलोसिटी पर डिपेंड करता। काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल्स क्या हैं? सो मिटेवर आसमान से आ रहा है, आप वॉक कर रहे हैं, आप गिर रहे हैं, आप जो है बॉल को फेंक रहे हैं, जहाज उड़ रहा है, ये तमाम क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल्स है। अच्छा बेटा, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, उसके बावजूद आप वीडियो पे कमेंट नहीं करते, तो कम से कम एक कमेंट किया करें। आपके एक कमेंट से हमें हौसला मिलता है और नेक्स्ट वीडियो बनाने की एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 13 इज हेलियम हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल। तो ये आप देख ले। अच्छा, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस मैंने आपको बताया हुआ है कि नोबल गैसेस क्या है। नोबल गैसेस में हीलियम को छोड़ के, ठीक है, हीलियम को निकाल के तमाम जितने भी नोबल गैसेस है उनके आउटरमोस्ट शेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। वाहिद हीलियम ऐसा है जिसके आउटरमोस्ट शेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। देखिए आपका हीलियम है, ठीक है, ये हीलियम एटम है और ये इसका आउटरमोस्ट शेल है जो आपको येलो कलर में नजर आ रहा है। इसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 एंड 2। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो होगा ऑप्शन ए। बकाया जितने भी नोबल गैसेज है उसमें 8 है, मां सिवाय हीलियम भी। एमसीक्यू नंबर 14 इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। अच्छा, पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या। एक आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आयोनिक बॉन्ड और एक आपने पढ़ा होगा कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 एटम्स है, एक एटम ए है, इसको हमने लिख लिया, और एक एटम बी है। फिर इस एटम ए के पास एक जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, कंप्लीटली बी के पास जाएगा, ठीक है। ये हो गया आयोनिक बॉन्ड। एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, यानी इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, फिर दोनों क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर लेंगे। तो ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड की फिर अपनी टाइप्स है। अगर एक पेयर शेयर कर रहा है यानी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर 2 पेयर से मुराद ये है यानी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। अब यहाँ पर इसको हम देख ले, ये एक एटम में एक एटम ए है और एक एटम बी है। यहाँ पर क्या हो गया, देखिए इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर दिए और इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर दिए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ये कितने का पेयर हुआ, 2 का पेयर हुआ, बिकॉज एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते। सो वो कोवेलेंट बॉन्ड का वो टाइप जिसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 2 पेयर्स शेयर होंगे, जिसको हम नाम देंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड का। एमसीक्यूज जो है वो है ऑक्टेट रूल्स के बारे में। सो ऑक्टेट रूल्स क्या कहता है कि ऑक्टेट रूल स्टेट्स एटम टेंड्स टू हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल फॉर स्टेबिलिटी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एटम अपने आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए 2 तरीके अपनाता, या तो आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करेगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करेगा स्टेबिलिटी के लिए। सो ये आपका हो गया होमवर्क, ठीक है, आपने भी कुछ ना कुछ काम करना है। अगर इसका आंसर आपको आता है तो आपने कमेंट सेक्शन में बता देना। समझा मैं दूंगा, मुझे कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन आपने भी कुछ ना कुछ काम तो करना है ना। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। अगर समझ नहीं आता तो यहाँ इसको देख ले, इसमें क्या कहा गया है ऑक्टेट रूल्स के बारे में, से इससे आप मुझे आंसर दे सकते हैं। नंबर 16 है सिर्फ अली इज टॉलर देन बिलाल। अच्छा, हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, अली जो है ये टॉलर है बिलाल से, एंड बिलाल इज टॉलर देन असलम, और बिलाल जो है ये टॉलर है असलम से। हु इज द टॉलेस्ट। अब यहाँ पर देखिए एक चीज समझ लीजिए कि अगर अली बिलाल से बड़ा, ठीक है, यानी बिलाल से इसकी हाइट ज्यादा, फिर नेक्स्ट में अली को छोड़ दिया गया और कहा जा रहा है कि बिलाल जो है असलम से बड़ा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे जो बड़ा है वो अली है। क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर बिलाल अली से बड़ा होता तो फिर असलम से भी बड़ा होता, तो फिर बिलाल आंसर सही होना था। लेकिन यहाँ पर कहा है कि अली बिलाल से बड़ा यानी हाइट में, सो दैट्स व्हाई अली हमारा करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 17 इज फाइंड द ऑड वन आउट। सो मैंने आपको पहले बता दिया था
ऑड वन आउट विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ऑड मैन आउट, इसका मतलब ये होता है कि आपको जो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे इसमें से एक ऑप्शन आपको दिया गया है जो डिफरेंट है, वो आपने चूज करना है। काउ, गोट एंड हेन, ये तीनों क्या है? फेमिनिन है, मुअन्नस है, और बुल। बुल एक मुज़क्कर है, सो दैट्स वाई हमारे पास जो बुल है यहाँ पर ये डिफरेंट। अच्छा, बाज़ औक़ात इसके साथ कोई लेपर्ड्स दिया गया होता है या फिर टाइगर दिया होता है, तो फिर आपने उसको चूज करना है, बिकॉज काउ, गोट एंड हेन ये हलाल है जबकि वो हराम। नंबर 18 इज क्लॉक इज टू टाइम इज थर्मोमीटर। इसको सो क्लॉक में हम क्या करते हैं, टाइम देखते हैं। तो थर्मोमीटर से उसे हम फीवर भी चेक करते हैं, इसको माउथ में भी रखते हैं, अंडर आर्म्स में भी रखते हैं। लेकिन अगर क्लॉक का काम टाइम है तो टेम्परेचर का थर्मोमीटर का काम क्या है? टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत को मालूम करना। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज, अब यहाँ पर हमने इस सीरीज को कंप्लीट करना है। सो सीरीज को हम कैसे कंप्लीट करेंगे? सबसे पहले अगर हम 3 में 4 को ऐड कर ले तो क्या आएगा? 7 आएगा। फिर हमने क्या किया, 7 में 7 को ऐड किया तो आ गया 14। फिर हमने 14 में 4 को ऐड किया तो आ गया 18। इसका मतलब ये है, पहले हमने क्या करना है, 4 को ऐड करना है, फिर हमारे पास जो नंबर आएगा उसको हमने डबल करना है। मैं दोबारा समझा देता हूँ। आपने क्या किया, 3 में 4 को ऐड कर दिया, सो क्या आंसर आया? 7 आया। फिर हमने 7 को 2 टाइम्स ऐड किया तो 14 आया। 14 में दोबारा 4 ऐड किया तो 18 आया। 18 को दोबारा 2 दफ़ा यानी 2 से मल्टीप्लाई किया, 36 आया। 36 में 4 को ऐड किया, 40 आया। और जब हम 40 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 80। अच्छा, देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोगों का ये एक्सपीरियंस भी ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ इस एमसीक्यूज से, इस एक्सपीरियंस से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।